कहते हैं कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। स्टैलिन ने कहा था कि जमहूरियत का इन्हिसार वोट डालने वालों पर नहीं बल्कि गिनने वालों पर होता है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूर और जमहूरियत के दरमियान जो राब्ता है वो इलेक्शन है। हम भी अभी इलेक्शन से दो चार हुए। मैं मुजाहिद बरेलवी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और हमें इलेक्शन के अंदरून या नए ज़ाविये से आगाह करें। मुजाहिद बरेलवी साहब प्लीज़। शुक्रिया ऑक्सफोर्ड। और मुझे कतई तौर पर जब डिस्कशन हो रहा था इब्तदाई तौर पर कि आज मेरे लिए क्या मौजू हो, तो मैंने सोचा कोई आईनी कोई जमहूरी इस तरह की रास्ता निकालूं। लेकिन 8 फरवरी के बाद और जो कुछ अब तक हुआ और ख़ास तौर पर पिछले 24 घंटे या बल्कि 36 घंटे में हुआ, मेरे लिए मुश्किल तरीन था। हालांकि स्क्रीन पर आवाज़ लगाते हुए 2 दहाई हो गई हैं, ज़बान ब ज़बान बल्कि बदलगाम हो गई है, इसीलिए अपने बहुत सारे मोहतरम मेहमानों को बुलाना छोड़ दिया है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जब मैं ये सेशन इलेक्शन 2024 एक नया ज़ाविया होता ही है कि अभी मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा तो शायद आप रात को देख रहे हो स्क्रीनों पे एक दूसरा ज़ाविया आ चुका हो, तो कोई एक और कमिश्नर आ गया हो, कोई जज निकल के ना आ जाए, सॉरी टू से कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए। मेरे लिए काबिल एहतराम दोनों बड़े मोअज़्ज़ज़ जज हैं, बड़ा शानदार कैरियर है। जस्टिस अनवर मंसूर ख़ान और जस्टिस शाइख उस्मानी की तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और आप लोग ताली करें। और फिर कोई तकरीब हमारी ख़वातीन के बग़ैर, और वो भी मेरे साथ बड़े अरसे तक रही हैं, शाहीन सलाउद्दीन एंकर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। तो सबसे पहले तो शुक्रिया जस्टिस शाइख उस्मानी साहब का, वकील की हैसियत से एक इंतहाई शानदार कैरियर रहा है। जब कोई मुश्किल गुत्थी आइन कानून अदालत के हवाले से होती है तो मैं स्क्रीन पर इनको लाता हूँ। जस्टिस अनवर मंसूर ख़ान साहब जज भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे और बड़े बड़े मुश्किल केसों में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ख्याल होता है कि ये वो लोग वकील हैं कि लोगों को फांसी के पंदे से भी नीचे उतारवा देते हैं। हालांकि शायद ऐसा ना होता हो, चढ़वाते भी होंगे बाज़ वक्त। और जैसे मैंने कहा कि शाहीन सलाउद्दीन, अब जो मेरा ये ख्याल है कि 1-2 मिनट में आपके लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग एंकर लोग वैसे ही बहुत बदनाम हैं कि सवाल एक करते नहीं, जवाब आता नहीं है, उससे पहले फिर एक और सवाल कर देते हैं। तो किसी भी मुल्क में इलेक्शन हो तो फिर ये समझा जाता है, क्योंकि वाहिद हल समझा जाता है। 10 साल अयूब खान का मार्शल रहा, क्या हुआ? 10 साल ज़िया-उल हक यहाँ रहा, क्या हुआ उसके बाद? और फिर साबिक़ सदर मुशर्रफ आए, उन्होंने बाद में जिस तरीके से अपने को सरेंडर किया वो भी सामने है। और फिर नतीजा यही होता है कि वही पॉलिटिकल पार्टियां सामने आती हैं जिनको हम 30-35 साल से देख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क है कि पिछले इस इलेक्शन में, जो लास्ट इलेक्शन में, एक नई क़ुव्वत उभर कर आई और उसका सबब ये था कि 2 करोड़ 30 लाख वोटर का इजाफा हुआ इस इलेक्शन में। और ये शायद पिंडी आप पारा में बैठने वाले हमारे उन लोगों को नहीं पता था, या गेम प्लानर को नहीं पता था, या इस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता था कि ये जो इलेक्शन होंगे उसको किस तरीके से ये, और हम सवाल भी करते थे कि वो मैनेज करेंगे। 10 सीट का फ़र्क हो, 20 सीट का फ़र्क हो तो मैनेज हो जाता है, जैसा कि माज़ी में हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा 8 फरवरी को, उस पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं जब आ रहा था तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया कि कल आप गुफ्तगू का आगाज़ ये पिंडी के कमिश्नर के तकरीर से तो नहीं करेंगे, इंटरव्यू से? मैंने कहा एक तो देखे कमिश्नर, वो भी पिंडी का कमिश्नर जो है कोई इस्लामाबाद वाले नहीं लगाते।
इतनी अहम पोस्ट का अगर वो स्टेटमेंट देगा और भी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से नहीं, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप सीनियर हैं, शायद उस्मानी साहब आप सीनियर हैं जस्टिस जी। जस्टिस साहब, ये जो इलेक्शन 2024 हो गए और लोग ये समझ रहे थे और हम समझते हैं कि जमहूरियत से मुस्तहकम होती है, पार्लियामेंट आएगी, इससे तो मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और शायद इन्हें मौका दूँ, लोग ये समझते हैं कि आइनी सियासी बहरान मज़ीद शदीद हो गया है, हमें नहीं पता कि अगले 24 घंटे में क्या होगा। यहाँ तक के लोग अब मार्शल इलेक्शन के बाद इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, और तो और मेरे मुंह में खाक मार्शल की बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो इस इलेक्शन में जो आइनी और कानूनी इसके जो मुज़मरात हैं, असम्बली का इजलास कैसे होगा जस्टिस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ब्रेवी साहब। ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा सवाल है, मगर इस सवाल को जवाब देने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कानून के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो पहला जुमला जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो कहता है वेयर इज द सॉवरेंटी ऑफ द यूनिवर्स लाइज और बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी and will be and the authority given is to the people of Pakistan. The authority of the institution of this state has been given to the people of Pakistan. उसके आगे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किस तरह से स्टेट चलेगा। तो वो ये कहते हैं कि स्टेट जो है उसको गवर्न करेगा थ्रू ए प्रॉपर मैंडेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर अल्लाह ताला का जो अथॉरिटी है इस मुल्क की, इसकी सॉवरेंटी की, वो लोगों को, पब्लिक को दी है, वो किसी इंडिविजुअल को नहीं दी है। और ये पब्लिक जो है वो इंडिविजुअल जो अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको ये अथॉरिटी देती है कि आप स्टेट को चलाएं। और अगर ये इशू आता है कि स्टेट को चलाने के लिए किस तरह दिया है, उसका तरीक़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे दिया है कि आप इलेक्शन जो है वो कराएंगे। और इलेक्शन कैसे होगा? जिसमें सोशल जस्टिस हो, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें फेयरनेस हो। और जब ये सब चीज़ें मौजूद होंगी तो जब ही जाकर एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल उस सामने आएगा। अगर आप फेयरनेस निकाल दीजिए इसमें से, अगर आप ट्रू रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल माइनस कर दें, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है आप उसको वायलेट करते हैं, इसलिए कि आप एक अथॉरिटी जो है जो अल्लाह ताला ने पीपल ऑफ पाकिस्तान को दी है, वो जो अथॉरिटी है वो किसी तौर पर भी शिफ्ट नहीं होती है टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये बात आप इलेक्शन 24 के बारे में ही कह रहे हैं? जी कुछ हद तक ये भी सब उसको है। ये अब मैं डिटेल में उसमें तो नहीं जाता हूँ, मगर मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको। जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब इलेक्शन हो तो वो फेयर हो, फ्री हो एंड रिप्रेजेंटेटिव हो। एंड अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है तो उस सूरत में फिर आप जो है ये कह नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं इन द पार्लियामेंट। और अगर पाकिस्तान के लोग रिप्रेजेंटेड नहीं हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो जो अल्लाह ताला ने एक रिप्रेजेंटेशन लोगों को दी है वो ख़त्म हो जाती है। और उस सूरत में वो एक फार्स, मैं कहूँगा कि एक फार्सिकल इशू होता है। और ये जो मुस्तकिल हम जब से इलेक्शन देख रहे हैं, कोई ना कोई बीच में आकर किसी न किसी तरीके से, चाहे रिगिंग कह लें आप उसको, चाहे मैंडेटेड वो कह दें, चाहे आप मार्शल लॉज कह दें, ये सब जो हैं दे आर वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर सूरत में। और इसको ज़ाहिर जो हमें करना पड़ेगा ठीक। अगर हम लोग, पब्लिक नहीं करेगी इसको ठीक, तो फिर और कोई नहीं कर सकता। पब्लिक तो खामोश लग रही है मुझे, आपकी बात को स्वाद नहीं कर रही लगता है, ऐसे ही है क्या? जस्टिस साहब, शाहीन लास्ट,
जैसे साहब ज़रा मुश्किल सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान में जब जब मार्शल लॉ आता रहा उनको मोहर लगाती रही, यानी जो सबसे बड़ा जमहूरियत का पिलर हम कहते हैं अदालतें। जस्टिस मुनीर जैसे लोगों ने अयूब खान की आमरीत को इंडोर्स किया, और फिर जस्टिस अनवारुल हक ने जनरल ज़ियाउल हक के नजरी रोड को इंडोर्स किया, इवन जिसको फांसी लगी उसको भी कहा दुरुस्त किया। और तो और मैंने आपके जस्टिस दोरा पटेल जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने भी इस वक्त नजरी रोड को दुरुस्त करार दिया। फिर चौधरी कोर्टों का तजर्बा भी आपके सामने है। और अभी ये कहा जाता है कि एक मुश्किल वक्त में जो इलेक्शन कमीशन का काम था, वो चीफ जस्टिस फायद ईसा जो बड़े काबिल एहतराम थे, उन्होंने एक पार्टी से बल्ले का निशान लेकर अपनी जानिबदारी को जाहिर कर दिया। तो जुडिशरी को कहते हैं लोग कि जो भी डेमोक्रेसी ड्रेल होती है उसमें उसका कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत बुनियादी किरदार होता है। सॉरी टू से जस्टिस साहब, ये सवाल मैं किसी और जज से करता, आपसे ना करता तो बेहतर था। हेलो जी जी जी। पहली बात तो ये है कि जुडिशरी की बात की आपने कि जुडिशरी ने ठप्पा लगा दिया, जुडिशरी ने ये कर दिया। या ये ले ले जी। नो आई माइक कहा कि जुडिशरी ने ठप्पा लगा दिया फैसलों के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, दूसरी जगह पर। सबसे बड़ा इशू हमारे मुल्क में ये है कि यहाँ पर हमारे लोग सिर्फ वो फैसले पसंद करते हैं जो कि उनके हक़ में होते हैं, जो कि उनके हक़ में नहीं होते उसको नहीं पसंद करते। अब मैं भी बेंच पे रहा हूँ, मंसूर साहब भी रहे हैं, अनवर मंसूर साहब भी। अब आप जब एक सामने आपके पास आते हैं, पिटिशनर आता है, रिस्पोंडेंट आता है, फैसले तो आपने एक के हक़ में करना है, एक के ख़िलाफ़ करना है। अगर तो आपने इसके हक़ में कर दिया, ओके वाह 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 बड़ा अच्छा जज है। अगर आपने उसके ख़िलाफ़ कर दिया तो चोर है, बिक गया है, ईमान है, ये हमारा सिस्टम है। यही चीज़ फिर आप ऊपर के लेवल पर, क्योंकि बदकिस्मती से शुरू से हमारे मुल्क में ये सियासी मामलात जो हैं वो जुडिशरी के पास पहुंच जाते हैं। दुनिया में नहीं होता, जितने डेवलप मुल्क हैं बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जो सियासी मामलात हैं या इलेक्शन के मामलात हैं वो जुडिशरी के पास पहुँचे, लेकिन यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। वहाँ पे फिर यही होता है जो कि मैं कह रहा हूँ आम तौर से पिटिशनर रिस्पोंडेंट का होता है। तो ये चीज़ शुरू से चली आ रही है इस मुल्क के अंदर, और लोग फिर उसको बढ़ा करके फिर लोगों ने उसको मिसयूज़ करना शुरू किया, फिर एक्चुअली इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। और आपने देखा कि जिस तरह जस्टिस मुनीर का और दूसरे लोगों का बात कर रहे थे, अभी आपने काजी फैज़ ईसा की बात की कि उसने जो अभी उनसे बल्ला छीन लिया। अब उसको अगर आप देखें, एक कानूनी तौर पर देखें, तो मुझे तो सही नज़र आ रहा था कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन आपने नहीं किए, मिड टर्म इलेक्शन, तो अब आप इसके काबिल नहीं है रखने के लिए, लेकिन अब उसको एक्सेप्ट कोई नहीं करता। 193 पार्टियों में कितनी पार्टियों ने इलेक्शन कराए होंगे जी? 193 पार्टियां हैं। हाँ। नहीं, वो अलग बात है। नहीं, लोग कहेंगे ना सवाल, वो ठीक है, लेकिन वो हैं कि नहीं, लेकिन जो फैसला था उसमें कोई नुक्स नहीं था। नुक्स ये था कि हमारे यहाँ हो ये गया है अभी कि हमारे मुल्क के अंदर एक नई चीज़ पैदा हो गई है जो कि पहले नहीं थी हमारे मुल्क में। वो ये है कि पहले जो थे पार्टीज़ होती थी, पार्टीज़ की सपोर्ट होती थी, नहीं भी होती थी, आज इसके साथ हैं, आज उसके साथ हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ जो हमारे शुरू हुई है वो एक कल्ट फॉलोइंग शुरू हुई है जो कि पहले नहीं थी हमारे मुल्क में, जो मसलन माओ से तुंग की थी या किम इल संग की नॉर्थ कोरिया में थी। कल्ट फॉलोइंग के गुड और बैड ही इज़ द बेस्ट, ये एक चीज़ शुरू हुई है ये हमारे मुल्क के अंदर। इसकी वजह से सारा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया। अगर कोई चीज़ जिसकी कल्ट फॉलोइंग है उसके ख़िलाफ़ होती है वो गलत है, और अगर उसके फेवर में होती है तो वो सही है। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि जो टर्मोइल आया हमारे सियासत में, जो नए जाविये की बात कर रहे हैं आप, जो कि पहले इस मुल्क में नहीं था, अब शुरू हो गया। शाहीन, एक नया जाविया क्या तलाश करें इलेक्शन 2024 का? शफाफियत पे बात तो कर दी इन्होंने, साफ भी हम लोगों ने देख लिया। दिन रात के 12 बजे तक मैं भी आवाज़ लगा रहा था टीवी पर, सुबह उठा तो मैं भी गलत दूसरे नताइज बता रहा था। बताइए ऐसा क्या हुआ? जी मुजाहिद साहब,
हर जाविया बदल गया 2024 में तो। और मैं जब ये कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपने तो 12 बजे तक आवाज़ लगाई, मैं तो सुबह 9 बजे तक लगा रही थी पूरी रात, शायद पहली दफ़ा ज़िंदगी में पूरी रात जागी थी। जो नताइज आए वो तो अब पता ही है सबको कि कितने डिबेटेबल हैं, लेकिन उसके अलावा जो इसमें नया जाविया था वो ये, जैसा कि आपने कहा, हमारे मुल्क में बेईमानियाँ तो हमेशा हुई हैं, पब्लिक मैंडेट से मजाक हमेशा हुआ है, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि वो मजाक इस हद तक बढ़ गया, इस हद तक बढ़ गया कि अवाम निकल आए। जिसे जस्टिस शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि कल्ट, भुट्टो के भी बहुत दीवाने थे लोग, भुट्टो के लिए भी निकले, मैं उसे कल्ट नहीं कहती। कैनेडी जब मरे अमेरिका में सन 60 की बात, 63 की बात है, तो लोग बेतहाशा रोए, वो कल्ट वाली बात नहीं है। आपको ज़ाती तौर पे एक शुक्र करें, पाकिस्तान में किसी को किसी से मोहब्बत तो हुई, और दूसरा ये कि आपने, दूसरा ये कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को या हमारे जो लोग फैसले करते हैं उन्होंने हमेशा अपनी कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए इसको इतनी, इसको इतनी, इसको इतनी सीटें मिलेंगी, उन्होंने ये तय किया होता है कि पीछे से वो डोरें कैसे हिलाएंगे। ये नया जाविया आया कि डोरें हिलाने वाले, उनकी डोरें हिल गई। अब मसला ये है कि जो कैलकुलेशंस थी वो गलत आई, उनको जल्दी में प्लान बी सोच रहा है। प्लान बी जो उनका था वो बज़ाहिर लगता है नहीं था। अगर आप बैनुल अक़वामी कमेंटेटर्स को सुने, प्रवीण स्वामी को सुने, शेखर गुप्ता को सुने, मुख्तलिफ इंडियन एनालिस्ट, मुख्तलिफ वेस्टर्न एनालिस्ट, उनके नज़दीक ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो जिन लोगों के पास जाना चाहिए थी उनको गलत मवाद दिया गया। एंड दिस इज़ द न्यू जाविया कि हम सब बैठे सोच रहे हैं कि अब आइंदा सबको कैलकुलेशंस किस हिसाब से करनी है, लेकिन एक हिसाब से करनी चाहिए, और वो है मुल्क को मद्देनज़र रखें, अवाम को मद्देनज़र रखें और यूथ को अंडर एस्टिमेट ना करें। जस्टिस साहब, मुझे वो पहला सवाल करना था क्योंकि 24 घंटे से हो रहा है। एक कमिश्नर के बयान की कितनी क्रेडिबिलिटी होगी? उससे पहले भी एक मेरे ख्याल में एक कोई साहब थे जिन्होंने इस इलेक्शन को कहा कि दोबारा होने चाहिए, और गालिबन पीर को 19 फरवरी को उसकी समाअत भी होगी। दूसरे ये कि खुद जो कमिश्नर पिंडी, और मैं पिंडी पे बार बार जोर देता हूँ, आप पारा पे नहीं, पिंडी आप पारा दोनों मिला लें, मिलके पिंडी जो है, कमिश्नर पिंडी के जो ये स्टेटमेंट जिसमें चीफ जस्टिस को भी कहा गया है कि जी वो इलेक्शन कमिश्नर इसमें शामिल हैं, और मैं पढ़ रहा था कि उन कमिश्नर साहब का कैरियर बड़ा स्मूथ रहा है, बड़ा अंग्रेजी अखबार डॉन में, तो क्या उस बेंच में चीफ जस्टिस को बैठना चाहिए जिसमें खुद उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो इसमें शामिल थे कि इलेक्शन साहब जवाब ना हो? जी, बहुत मुश्किल और चुभता हुआ सवाल है, मगर बिल्कुल सही कहा कि कमिश्नर साहब का जो बयान है उस पर मुख्तलिफ आरा हैं, जिसमें कि लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये कोई प्लांटेड हैं, किसी ने ये भी कहा कि ये तो अपारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़हनी मरीज़ हैं, एक साहब ने कहा जो खुद भी थोड़ा बहुत ऐसी तरह के हैं। किसी ने ये भी कहा कि इनके भाई जो हैं वो फलां उसके PMLN के हैं या फलां पार्टी के हैं, और चूँकि मुख्तलिफ आरा थी इसलिए जाहिर है कि एक डाउट क्रिएट करने की कोशिश की है। मगर एक कमिश्नर अपना करियर का लास्ट लेग पे खड़ा हुआ, जो ये समझता है कि अगर ये बात वो प्रूव नहीं कर सकेगा तो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई जो है, उसकी पेंशन जो है, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और आके ये कहे कि मुझे टांग दो और ख़ुद अपने आप को अरेस्ट करवा ले, वो आदमी बज़ाहिर झूठ नहीं बोल सकता।
बल्कि लापता है अभी तक तो वो गालिबन। और जाहिर है कि अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है तो आप एक इस स्टेटमेंट को कोरिलेट करें उन लोगों के जज्बात से और उन लोगों के जो बातें की गई हैं जो पब्लिक बाहर निकली है ये कहते हुए कि जी हमारा जो वोट है वो छीन लिया गया है। और ये आप गौर करें इस बात पे भी कि अगर फॉर्म 45 की बात अक्सर होती है जो कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है इलेक्शन का, और हर जो पार्टी वाले हैं चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे वो एमडब्ल्यूसी हो, जो भी है वो हो, सब ने ये कहा कि ये जो फॉर्म 47 है वो 45 से मुताबिकत नहीं रखता है। अगर ये दोनों बातें को मिलाया जाए तो नज़र आता है कि जो कमिश्नर है उसने गलत बात नहीं की है। वो ये कह रहा है कि मैंने ये लोगों के कहने के ऊपर मैंने ये फॉर्म्स चेंज किए हैं। मैंने 47 जो बना है इसलिए कि 45 पे तो कमिश्नर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, 47 पे ताल्लुक़ है कमिश्नर का। जो बना है वो मेरे कहने पे बना है और मेरे कहने पे बना इसलिए है कि मुझे किसी ने कहा। जैसे साहब एक और बात, ये मेरा जैसा जो काफ़ी टीवी पे आता है काम यही करता है, मुझे फॉर्म 45 नहीं पता था तो मेरे ड्राइवर ने बल्कि मेरे मासी ने भी मुझे बताया कि 45 ये था कि हम इस तरह वोट देते थे, हम सब जमा हुए फिर 45 बना। शायद उस्मानी साहब ये जो मगर एक बड़ी इसमें कमाल की बात तो ये हुई है कि जो लोग जीते हैं जेन्युइनली, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो जमात इस्लामी हो, जो भी हो, इन्होंने आपस में एक इत्तेहाद हो गया इनमें आपस में एक लिहाज से कि दोनों ने अपने फॉर्म 45 शेयर कर लिए एक दूसरे से। और वो फॉर्म 45 जो हैं वो बेसिकली एक से हैं और जो बना के दिए गए हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो अब इससे नज़र आ रहा है आपको कि बेसिकली जो शाहीन ने कहा भी कि ये पीछे से डोरियां खींच रहे हैं और पीछे से जो डोरियां खींच रही हैं वो जो ऊपर बैठा हुआ है जैसे कमिश्नर है उसकी डोरियां खींची गई अगर तो उसने चेंज किया है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये चेंजेस जो हैं इसमें कोई, जैसे कमिश्नर ने भी कहा कि अब री इलेक्शन कराने का कोई इसमें जवाब नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल 45 इकट्ठे कर लीजिए और उससे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो उस्मानी साहब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कौन डोरियाँ खींच रहा है, अभी हद तक तो हम नहीं जाएंगे ना, छोड़ दें, कुछ इन लोगों को भी छोड़ दें समझने के लिए। शायद उस्मानी साहब जस्टिस साहब ने कहा है, मेरे ख्याल ने इन्होंने जो कुछ कहा वो आपके लिए सवाल ही समझकर और ज़्यादा मुश्किल शायद हो गया हो। आप बताइए। देखिए, मैं तो इस मुल्क को देखते आ रहा हूँ 75 साल से और सारे इलेक्शंस देते हैं शुरू से अभी तक, और कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जिसमें कि ये ना कहा गया हो कि इसमें धांधली हुई। कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं, हर जगह धांधली हुई। अब ये है कि किस तरीके से धांधलियाँ हुई हैं वो तो ज़माने से के मुताबिक चेंज होता रहा। आज किसी और तरीके से होती है, कल किसी और तरीके से होती है। ये धांधली ज़रूर होती थी। सिर्फ एक इलेक्शन था जिसके मुताबिक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, वो इलेक्शन जो कि यहिया खान ने करवाया था, और वो भी इलेक्शन जो है पाकिस्तानी तोड़ गया। अब लेकिन वो इलेक्शन पे किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें धांधली हुई। वो इलेक्शन जो था वो उसकी धांधली ये थी कि पाकिस्तान को तोड़ना था। वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो उसकी वजह है, वो पाकिस्तान टूटने उसकी वजह से टूटा। लेकिन मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग ऑफ इलेक्शन वो एक इलेक्शन था जिसमें एक धांधली नहीं हुई थी, और वो इस वजह से हुआ था क्योंकि वो पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो फौज ने कंट्रोल किया था। उसमें ना कोई कमिश्नर इन्वॉल्व था, ना कोई दूसरे लोग इन्वॉल्व थे। तो ये एक हमारी नेचर है कि हम आप उसको छोड़ें, हमारे क्लब्स के इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर लोग शोर मचाते हैं धांधली हो गई तो आप क्या बात करते हैं। तो ये तो एक पाकिस्तानी नेचर है। पाकिस्तान और इंडिया को मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तो नहीं, मैं उस्मानी साहब मैं बहुत ही एहतराम के साथ आपसे इसलिए इख्तलाफ करूँगा कि 1989 में जो कुछ इलेक्शन जो पहले हुए मार्शल के बाद, उसमें उस वक्त के मरहूम ISI के चीफ हमीद गुल ने ये एक्सेप्ट किया कि हमने 15 नशिस्तें छीनी क्योंकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का तकाजा था कि उस वक्त की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना मिले, और फिर उन्हें कराची की 15 बैसाखियाँ देकर हुकूमत में बिठाया गया, और फिर जब उतारना था तो बैसाखियाँ खींच ली गईं। ये जो 15 बैसाखियाँ होती हैं ये बार बार दी जाती हैं और खींच ली जाती हैं। यही 2018 में हुआ कि किस तरह लोग बैठे 184 के जरिए छोटे शरीफ साहब,
शाइन ऐसा ही है? मुजाहिद साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा, बैसाखियाँ क्या, डोरियाँ, बैसाखियाँ सभी कुछ सबके पास, उनके पास होती हैं और वो करते रहे ये काम। लेकिन इस दफ़ा आई थिंक सल्यूट टू द पाकिस्तानी कौम एंड जिस पॉलिटिकल पार्टी, आई मे नॉट बी अ वोटर ऑफ PTI बट आई से वन थिंग, क्या पॉलिटिकल पार्टी जिसको PTI कहते हैं उस शख्सियत को आप टीवी पे नहीं देख सकते? वो शख्सियत जेल में बैठी थी, उसका वर्कर निकल नहीं सकता था, जलसा नहीं कर सकता था, जुलूस नहीं कर सकता था, और ऊपर से सिंबल भी नहीं था। और उसके अलावा कहा जा रहा था टेलीविज़न पे बैठ के, मैं और आप मीडिया के हैं तो ज़रा अपने आप गरेबानों में भी झांकें, कह रहे थे बार बार कि जी इलेक्शन डे साइंस कुछ और है, कीमा नान चाहिए, कचौरी चाहिए, नहरी पाए जो भी चाहिए खिलाने को, उसके अलावा गाड़ियाँ चाहिए, चीज़ें चाहिए लोगों को ले जाने के लिए। इस वोटर ने, जिसने मेजॉरिटी वोट डाला है, ना इसने कीमा नान लिया, ना इसने पराठे लिए, ना इसने गाड़ी ली, पता नहीं कैसे आए, कैसे गए, कैसे वोट डाले, और अब खड़ा हो गया कि हमने वोट डाला। तो इसका मतलब है कौम में शऊर आ गया और बड़ा पीसफुली किया है उसने। जैसे साहब जी, मंसूर साहब, अब होगा क्या? मसलन इस बयान को सबूत बनाकर दो बातें एक हैं जो बहुत कही जा रही हैं, जिसमें ग़ालिबन 19 फरवरी को कि क्या इस पूरे, क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? खुदा ना करे, 50 अरब रुपये खर्च किए गए हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है, मुश्किल होगा। आपने दुरुस्त कहा कि 13 नशिस्तें, 13 नहीं, वो कहते हैं 23 हैं, 33 हैं, उसे किस तरह चेंज करेगा, कौन करेगा? कि दोनों हजरात यानी दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस तो इस मौके पर डटे हुए हैं, जो उन लोगों ने किया है, मैं उसकी तरफ नहीं कहूँगा। जी देखिए, जब हम इस बात को करते हैं, जैसे शाहिद ने भी कहा कि एक शख्स है जो कि जेल में आप है, तो नाम ले दें ना, आपको क्या होगा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, जो कि जेल में है, और वो शख्स ही जेल में नहीं है बल्कि उसके जो मेन लोग हैं वो सब जेल में हैं। जेल में डालने वाले कौन हैं? हमारी जुडिशरी। अगर हम जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी अगर बैक ट्रैक नहीं करती है इस पोजीशन के ऊपर, जहां कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मैंने शुरू में कहा, क्या जुडिशरी ने जबरन ये किया? जी, प्रेशर पे किया जुडिशरी ने ये? मैं जरा उसके ऊपर आता हूं अभी। वो जब जुडिशरी ये देख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अभी मैंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर मीन्स द वोटर इज फ्री टू इलेक्ट, और जो इलेक्ट होने वाला है ही इज फ्री टू आस्क फॉर हिज वोट्स। फेयरनेस वहां जो एस्टैब्लिशमेंट हो, जो लोग इसको केटर कर रहे थे, जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि एक पार्टी आए, और चूंकि उसको पार्टी को नहीं लाना था, जो माइंडसेट था लोगों का, माइंडसेट क्या है कि अगर आप लीडर को गायब कर दें और लोगों को जो वोट लाते हैं उनको गायब कर दें, तो वोट पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचेगा। इतना जुल्म करें कि लोग डर जाएं उस पोलिंग स्टेशन से जाते हुए। ये वो था जो फेयरनेस और फ्री जो इलेक्शन है उसकी एक रुकावट थी। नाउ हियर इट इज कि जो हमारे कोर्ट्स हैं दे हैव टू बैक ट्रैक। अगर वो बैक ट्रैक नहीं करेंगे तो ये इस मुल्क के अंदर कभी फेयरनेस नहीं आएगी, कभी फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरा, आप अगर उसका पीटीआई का सिंबल ले लेते हैं ऑन ए बेसिस, ऑन अ बेसिस व्हिच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मैं क्यों कह रहा हूं? जब पीटीआई का इलेक्शन हुआ था
I was called in as an observer and I am witness to that. इलेक्शन के अंदर इलेक्शन बाकायदा हुआ था, इमरान खान वो स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, उसका एक और शख्स था जो खड़ा हुआ था वहां पर, उसके जो मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है मगर वो और खड़े हुए थे, और वो उसने आकर ऐलान किया कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए जो हालात देख रहे हैं, दिस आई एम अ विटनेस टू दिस फैक्ट। तो इसका मतलब इलेक्शन हुए थे। डिस्पाइट दैट द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड the election commission's version, which is an incorrect version, और उन्होंने उसका इलेक्शन सिंबल छीन लिया। और कब छीना? जब जितने वोटर्स थे, जितने कैंडिडेट्स थे, उन सब ने लिखा हुआ था अपने फॉर्म पे कि वी हैव बीन गिवन द पीटीआई मैंडेट। फॉर्म पे उस वक्त तक सिंबल नहीं गायब हुआ था, तो जब फॉर्म जमा कराए हैं तो वो पीटीआई की तरफ से खड़े हुए थे। आप लास्ट मोमेंट पे जब किसी का इलेक्शन सिंबल ले लेते हैं तो आप ये कहते हैं कि उनको जो है वो इंडिपेंडेंट कर देते हैं। इंडिपेंडेंट का इफेक्ट क्या हो रहा है? जो ये आगे देख रहे हैं, जो दिस इज प्लान्स दैट आर कमिंग अप, और ये हमारी जुडिशरी अगेन इज गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस। कि प्लान क्या है? प्लान ये है कि आप इनको छीन लेंगे ना, इनके लेडी जो मेंबर, विमेन मेंबर जो आने हैं वो नहीं मिलेंगे इनको, इनके जो सेनेट के अंदर जो इलेक्शन होने हैं मार्च के अंदर वो इनको नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये सब नहीं मिलेंगे तो इनके खुद ब खुद वोट्स कम हो जाएंगे अगर इलेक्शन होके भी आता है। तो ये पूरा एक प्लान्ड एक था। तो दैट इज़ वाई आई सेड कि हमारी जुडिशरी को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, और दोज हु मैटर, ये इस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी पुलिस हो, गवर्नमेंट हो, जो कि इस गवर्नमेंट को जो इंटरिम गवर्नमेंट है, दिस इंटरिम गवर्नमेंट शुड हैव बीन वेरी फेयर, जो कि नहीं थी। तो इन सब को दे शुड बी टेकन, मेरा अपना ये ख्याल है, दे हैव टू गो बैक एंड सी एंड से दैट वी वर रॉन्ग। जी जी, तो इसके आगे बात तो उस्मानी साहब आप ही बढ़ा सकते हैं, मैं तो सवाल नहीं कर सकता। जी पूछे। सॉरी, जस्टिस मंसूर साहब ने जो कुछ कहा कि जुडिशरी को पीछे हटना पड़ेगा, और कोई और नहीं, कादी फायद ईसा साहब जिनके बारे में बड़े आपकी बारों ने और आपकी वकला ने बड़ा जश्न मनाया था और कहा था कि जनाब इनके पीरियड में बिल्कुल सही दुरुस्त फैसले होंगे, कैसे पीछे हटेंगे? आज तो उन्होंने कह दिया, सबूत कहाँ है? मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि जज बनना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको एक के ख़िलाफ़ फैसला करना होता है, एक के फेवर में करना होता है। और अगर वो पब्लिक परसेप्शन में जो फैसला किया है वो नहीं पसंद आता लोगों को, तो फिर उसके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। और चूँकि आजकल सोशल मीडिया आ गया है, और पहले तो सिर्फ अखबारों में ख़बरें आती थी या रेडियो पाकिस्तान से ख़बरें आती थी, और आजकल तो हर एक आदमी पढ़ सकता है, तो फिर वो एक शुरू हो जाता है एक तसलसल, और फिर वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे मुल्क में तो कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। सीधी बात यह है कि जो लोग कहना चाहते हैं और कहते नहीं हैं, वो ये कहते हैं, वो उनका कहना ये होता है कि इसमें हमारी मिलिट्री इंटरफेयर करती है, और मिलिट्री ज़बरदस्ती करके इलेक्शन का रिज़ल्ट जो चाहती है वो लेके आती है। ये एक चीज़ है जो कि आमतौर से लोग कहते हैं। अच्छा, और अच्छा, क्वेश्चन ये है कि इसमें, लेट मी जस्ट फिनिश दिस। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है मिलिट्री इंटरफेयर करती है, मिलिट्री इंटरफेयर हमारे मुल्क में कर रही है सियासतदानों की वजह से। सबसे पहले एक सियासतदान ने ही अयूब खान साहब जब आर्मी के चीफ होते थे उनको मिनिस्टर बनाया था कैबिनेट में। ये तो उस ज़माने से शुरू हुआ था। चौधरी मोहम्मद अली साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब ने उनको मिनिस्टर बनाया था, आर्मी चीफ जो था उसको। तो ये चीज़ तो उस ज़माने से शुरू हुई है, आर्मी के इंटरफेरेंस। जब आर्मी को आपने बुला लिया तो फिर आर्मी अपनी स्पेस ढूंढती है और आर्मी स्पेस पैदा करती है। अब देखना आपने ये है कि आर्मी की स्पेस को आप कम कैसे करेंगे। आपको इंटेलेक्चुअली इसको सॉल्व करना चाहिए, क्रिटिसिज्म से सॉल्व नहीं हो सकता, गाने देने से सॉल्व नहीं हो सकता। इंटेलेक्चुअली कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि आर्मी को वो मौके नहीं मिलें, और वो किस तरह से नहीं मिलेंगे। वो आर्मी क्यों हमारे मुल्क में इतनी मजबूत है और क्यों ये इस किस्म की हरकतें कर बैठती है और आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप एक किस्म की सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं। आपकी रिलेशनशिप इंडिया के साथ जो है कॉन्स्टेंटली जो कॉन्फ्रंटेशन होती है, उसकी वजह से हमारी आर्मी को मौका मिलता है कि वो अपनी स्पेस बढ़ाती जाती है।
अगर आप इस तरीके से वो चीज़ को ख़त्म करें, जो कॉन्फ्रंटेशन है उसको कम करें, अपने जो आपके जो स्टांस है, आपके जो उसूल है वो रखें अपनी जगह पर, लेकिन अगर इस चीज़ को आप ख़त्म करें वो तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आर्मी का रोल खुद ही कम होता जाएगा। तो इसको इंटेलेक्चुअली सॉल्व करना है, शोर शार बचा कर। सॉरी उस्मान साहब, ये इंटेलेक्चुअली कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वकला और जजों से ज़्यादा बड़ा इंटेलेक्चुअल तो कोई नहीं हो सकता। दे क्रिएटेड प्रॉब्लम। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि मेजर कर्नल ब्रिगेडियर से ज़्यादा बड़े इंटेलेक्चुअल कोई नहीं होते। जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनकी तो आवाज़ ही नहीं आती, उन्हें तो बोलने की इजाज़त नहीं होती। तो ये तो आप इंटेलेक्चुअली नहीं, इसमें ये एक्सेप्ट कैसे करेंगे शाहीन कि उनसे इतनी बड़ी हिमालय से बड़ी गलती हुई कि वो मैनेज करना चाह रहे थे इस इलेक्शन को, और मेरा ख्याल ये उनका इंटेलिजेंस फेलियर भी था, उन्हें गलत इत्तला पहुँचाई क्योंकि वो सेफ हाउसेज में रहते थे, उनको नहीं पता था कि लोग सड़कों पे, गलियों में, मोहल्ले में किस तरह सोच रहे हैं। ऐसा ही है। होता ये है, जो भी हमारे इदारे हैं उन्होंने अपने आप को खुद बदनाम किया है, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हों। वो ये समझते हैं कि अब तक हमने ये कर लिया तो हम ये आगे भी कर सकते हैं। उनको इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया नहीं थी। हर दफ़ा यूट्यूब बंद करवा देंगे, एक्स या ट्विटर बंद करवा देंगे, लोगों को घरों से पकड़ के ले जाएंगे, बच्चियों को जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन भी तो सोचिए। बच्चियों को, औरतों को गले से पकड़ के, सीने से पकड़ के घसीट के जो कुछ पंजाब में हुआ उसका रिएक्शन नहीं होगा। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को आप, मुल्क क्राइसिस में है, इकोनॉमी डाउन द ड्रेन है, इंटरनेशनल रिलेशन कोलैप्स हो चुके हैं, और आप कह रहे हैं इस शख्स ने इद्दत में शादी की थी या नहीं की थी। ये क्राइसिस था इस मुल्क में। आपके इदारे, इसका रिएक्शन क्या होगा? उसने निकाह किया है, शादी की है, गवाह मौजूद हैं, गामदी साहब और इन लोगों के रिलीजियस, और आपने कौन सा मुकदमा नहीं किया उसके ऊपर? उसके ऊपर टेररिज्म का मुकदमा है, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है, उसके ऊपर दिस एडल्ट्री का मुकदमा। शाहीन काफ़ी हो गया। मैं चाहूँगा एक जस्टिस अनवर मंसूर साहब और इनसे कंक्लूड करा के फिर हाउस ओपन करूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत ही बेचैन हैं लोग। लेकिन जस्टिस साहब ये फैसला करेंगे कि किस, एक तो ये कि मैं ये चाहूँगा कि सवाल ही हो, सॉरी टू से, क्योंकि बहुत ही दिल के अंदर भड़ास है लोगों के, और कोई खातून से मैं जो सामने बैठी हैं इनसे सवाल करूँगा, और आप अपना नाम बता के जिनसे सवाल करना चाहें वो कर सकते हैं। जी भी माइक दें बेटा। मुजाहिद साहब हमेशा ख़वातीन से पहले सवाल लेते हैं। हाँ भाई, इसमें क्या अर्ज है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आई एम अ टीचर इन अ लॉ स्कूल एंड जैसे शाइक साहब ने कहा कि इंटेलेक्चुअली हमें इस चीज़ को डिबेट करना चाहिए एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस, अदरवाइज व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। सो मेरा सवाल ये है शाहीन से कि आई कैन सी दैट यू सपोर्ट डेमोक्रेसी, you support representation, fair representation, but what would you say about all these political parties who come into power holding the hand of the very institution which has historically time and again turned against them, and it is happening again and again and again, हर दफ़ा। तो आप moral standing क्या है ऐसे लीडर की, सारे लीडर्स की? जी, ट्रेजिडी ऑफ अ टाइम इज, दिस इज द ग्रीक ट्रेजिडी। हमारे यहाँ इस वक्त क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट पैसा है, दौलत है। उस बंदे को आप देखते हैं गाड़ी कितनी, पैसा। सियासत में कोई पब्लिक सर्विस को नहीं आ रहे। वो क्यों आ रहे हैं? मेरा स्टेटस इतना होगा, मुझे यहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी, मुझे वहाँ से गाड़ियाँ मिलेंगी, मुझे वहाँ से इतना मिलेगा, वहाँ से इतना कट। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स पे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस एंड अदर्स ऑल्सो। इस मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में एक्सेप्शंस होंगे, मैं ये नहीं कह रही 2-4 एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जनरली जिसको दाव लगता है वो पैसा बनाने के लिए सियासत में बैठा है, और वो दूसरों को भी प्लीज़ करता है कि जी मुझे आगे ले आओ सियासत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक यहाँ से हो जाए फिर आप तक आ रहा हूँ प्लीज़। जी जी हाँ, मेरा नाम सादत यार खान है और आई एम अ लॉ स्टूडेंट। मेरा सवाल जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से है कि मुझे थोड़ी सी इस पर ज़रा रोशनी डाली है कि ये क्या वजह है कि जब हम किसी को कन्विक्शन करनी होती है तो विद इन नो टाइम हमारा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कन्विक्ट करके उसको आउट कर देते हैं सीन्स, और जिसको लाना होता है उसका विद इन नो टाइम हम तमाम सज़ाएँ माफ़ करके ड्राई क्लीन करके उन ला के बिठा देते हैं। थैंक यू। सवाल का जवाब तो खुद ही दे दिया इन्होंने। अभी तो आप लॉ स्टूडेंट है ना, तो अभी आपको समझ नहीं जब जज बनेंगे पता चलेगा फिर आपको। Fortunately, he's not a law student, he's a lawyer, senior lawyer. लॉयर। अच्छा, I thought he said he's a law student. His wife is जी इधर दे दिए, लेफ्ट को जरा आ जाए फिर राइट को आते हैं। जवाब दे दिया, अभी आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, जब जज बनेंगे तो आप खुद जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद शाइख अनवर। आवाज़। मैं एक तो मुजाहिद ने एक बात कही थी एंड नोबडी commented on it or corrected it. I felt it was wrong. Maybe you can rectify it now. मुजाहिद ने कहा कि वो जो सिंबल वाला केस था वो गलत उसने अपनी तरफ ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसे चीफ जस्टिस या किसी भी जज के पास इख्तियार होता है कि वो केस किसी के पास जाना है और वो अपने पास ले ले, तो ये एक गलत बात थी, इस तरह से नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमारी पार्टीज़ जाती हैं फ़ौज के पास और हमेशा से जाती रही हैं, इसी तरह से हमारी जो चीज़ें पॉलिटिक्स में उनको आपस में बैठ के करना चाहिए वो करने की बजाय हर दफ़ा कोर्ट में घुस जाती हैं कि हर चीज़ कोर्ट करे, ये भी गलत है। और ख़ास तौर पे ये इमरान खान के दौर में देखा गया कि एक वो कल्ट बन गया है, जैसे वो है राइट और रॉन्ग, इट्स अ कल्ट। ठीक। एंड हर बात उनके जब पसंद की होती थी, जब जज साहब कहते थे अरे इमरान ने सुना नहीं होगा इसलिए वो गलती से आ गए इस्लामाबाद, वो आग लग गई, वो उनको पता नहीं होगा कि आग लग गई थी, तो लोग जब वो बातें करते थे जज तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता था। जब उनके ख़िलाफ़ जजमेंट आ रही है तो ये जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट है ये उन गाली गलौज करते, ये भी एक राय है। जी जी सर नॉर्मल। मैं इसमें दो चीज़ें करेक्ट कर दूं। अव्वल तो मैंने ये नहीं कहा था कि कोर्ट ने खुद ले लिया, अच्छा उन्होंने कहा, बहरहाल कोर्ट ने खुद नहीं, मैंने भी इस तरह नहीं कहा था। दैट इज़ द फैक्ट कि कोर्ट ने खुद नहीं लिया था, इट वेंट टू कोर्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ तक के कामरान ने कहा, दिस इज़ जो हम बात करते हैं मूवमेंट की, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कल्ट इज़ अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर एंड मूवमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वी आर टॉकिंग ऑफ अ मूवमेंट, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ कल्ट वन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जैसे शाइख उस्मानी साहब ने कहा बड़ा अच्छा कि बेसिकली जजेस का जो एक डिफ़िकल्टी होती है कि वो कभी उनको फैसला अगर उनका सही हो वो किसी को पसंद आता है तो लोग तारीफ़ भी करते हैं और अगर पसंद नहीं आता है तो उस पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी जजमेंट को तो उसमें कोई लॉजिक होना चाहिए क्रिटिसिज्म में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जहाँ तक कि इलेक्शन का ताल्लुक़ था, कोर्ट ने ये चीज़ नहीं देखी कि इलेक्शन एक्चुअली हो चुका था और कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था कि वो किस तरह से इलेक्शन हुआ है, इसलिए कि इलेक्शन जब हो जाए और वो उसके ऊपर सब डॉक्यूमेंट्स आ जाए इलेक्शन के, तो दैट हैज़ टू बी द फाइनल थिंग। कोर्ट ने ये नहीं देखा, ये लॉजिक है। मैं जब बात करता हूँ लॉजिक की तो इट इज़ अ टोटली डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। क्रिटिसिज्म इज़ मस्ट जजमेंट्स के ऊपर, जजेस के ऊपर, यस, बट विद लॉजिक। ये अगर है तो आई थिंक दैट इज़ अ फाइन थिंग। जी आपको दीजिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक छोटा सा सवाल आपका है। नाम प्लीज़? असलम भट्टी मेरा नाम है। मैं भी रिटायर हो चुका हूँ और ऑलमोस्ट आप सब लोग भी रिटायर हो चुके हैं। नहीं, ये सब रिटायर नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत काम कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा काम कर रहे हैं। उस्मानी साहब से छोटा सा सवाल है कि आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि क्या होगा हमारे मुल्क पाकिस्तान में। नंबर 2, मुझे जज साहब से एक और सवाल भी करना है कि कमिश्नर के बारे में आप बहुत कुछ तो बता रहे थे
कि उसकी डोरियां कोई पीछे से हिला रहा था, मगर अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, अब तो नाम ले सकते हैं कौन डोरियां हिला रहा था। एक सवाल और ले लीजिए, उधर से फिर दोनों का जवाब दे देंगे। अच्छा, आपके पास जाए पीछे सवाल प्लीज रहा। हाँ, बड़ा सीधा सा सवाल है। ये हमारा जो चौधरी निज़ामुद्दीन है, ये इसके ऊपर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? दिस इज माय क्वेश्चन। कौन है चौधरी निज़ामुद्दीन? जी, चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं, इट इज़ रेफर टू एज द एस्टैब्लिशमेंट। चलिए आगे बोल दीजिए। अच्छा जी, अच्छा प्लीज इनको दें और फिर उस खातून को। सॉरी, आपको क्या सवाल था? चौधरी निज़ामुद्दीन का क्या था? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अज़हर दुरानी मेरा नाम है। फॉरेन इन्फ्लुएंस है या नहीं है? जी प्लीज आपका नाम बताइए। अज़हर दुरानी मेरा नाम है जी। अच्छा, आप पैनलिस्ट ने जितनी भी गुफ्तगू की उसकी तान यहीं पर आके टूटी है कि जो कुछ भी हमारे मुल्क में हो रहा है वो फ़ौज कर रही है। हुकूमत का बनाना बिगाड़ना, इलेक्शन का कराना नहीं कराना, पार्टियों को बनाना बिगाड़ना। अच्छा, तो देखें ना, इसका एक फार्मूला तो है ना। 1917 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन जब लेनिन ने किया, 1949 में रेवोल्यूशन जब माओ ज़ेडुंग ने किया, 1969 में जब रेवोल्यूशन ने ची गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो ने किया, और 1972 में हो ची मिन्ह ने किया। इन सब का एक ही फार्मूला था। आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन क्योंकि बोल रही है, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ, यू आर वेरी गुड इन स्पीकिंग मिस शाइन। तो ये सवाल मैं आप ही से कर लेता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन बोल रही है, तो आप जवाब भी इसका इंशाल्लाह देंगी। तो ये है कि फार्मूला उनका एक ही था कि अगर आर्मी बार बार मदाखलत कर रही है कामों के अंदर और मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो इनका एक ही फार्मूला था कि एंटी पीपल, एंटी स्टेट आर्मी का खात्मा करके न्यू आर्मी तश्कील दी जाए जो कि आवाम की मतलब है कि मफाद में काम करे और उसके लिए काम करता रहे। उसके मिसाल हमारे सामने है चाइना, जो आज तक उनकी आर्मी जो है उनके मुल्क मफाद के लिए काम कर रही है, और वो इतना तरक्की कर गया, इतना तरक्की कर गया कि अमेरिका तक उसकी तरक्की से परेशान है और उसकी तरक्की से कर रहा है। इसका जवाब आपसे चाहिए। आप मुझे 14 साल दिलवाना चाह रहे हैं या 26 साल? आपकी मर्जी है। देखिए, मैंने तो पहले कहा यू आर वेरी आउटस्पोकन, अगर देना चाहे तो दे दे, नहीं मर्जी। मैं आपको पूरा जवाब देती हूँ, कोई मत फिक्र कीजिए, तशरीफ रखिए, मैं आपको पीछे उन खातून को दीजिएगा बाद में। जी मैं जवाब दे। एक साहब ने अभी मुझसे सवाल पूछा था कि आइंदा क्या होगा। आपने शायद पूछा, आपने पूछा था आइंदा। देखिए, आइंदा क्या होगा, अब जो सिचुएशन हमारी है, हम ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में है ये मुल्क कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो शायद हमारी अपनी एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाएगी। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिकली बहुत ही बुरी हालत है हमारी। और अभी तो चाहिए ये था कि अपने सब जो दुश्मनियां हैं, अपनी तफरक़ात अलग करके सारी पार्टीज इकट्ठे होकर के एक नेशनल गवर्नमेंट बना करके मुल्क को चलाएं। ये होना चाहिए था। समथिंग लाइक दिस, जिस तरह के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल को उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बना करके उसको दे दी हुकूमत, और उसने बाद में जो किया कारनामा अंग्रेज़ों के लिए, कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं बदकिस्मती से बहुत ही सेल्फिश लोग हैं, उनको अपने इतने इंटरेस्ट होते हैं कि वो ये नहीं करना चाहते। इसी तरह चलेगा और होगा यही कि इवेंचुअली जो चौधरी निज़ामुद्दीन ये क्या कह रहे थे साहब, तो वो फिर वो कहेंगे भी ठीक है जिस तरह है वो होने दो, और एक हुकूमत बन जाएगी। उसको 5-10 महीने देखेंगे, अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, यही होगा। जी आपका जवाब दे दूं। ऑन अ सीरियस नोट, देखिए, पाकिस्तानी फौज इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मिलिट्री इन द कंट्री, रिमेंबर दैट, इन द वर्ल्ड। मेरा सवाल ये, जब तक वो अपनी फ़ौज की इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हिंदुस्तान जैसे दुश्मन से डील करते हैं, और आपका जहाज़ उड़ के उनका बंदा अरेस्ट करता है, तो वो फ़ौजी अपने काम में बहुत माहिर हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है, एंड वी ऑल रिस्पेक्ट दैट। जब इंटरफेरेंस सिविल का जहाँ तक है मामला, इसमें दुनिया भर में पीछे होते हैं ये इदारे जो अपनी हुकूमतों को गाइड करते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे एडवाइजेस देते हैं। हमारे यहाँ मसला थोड़ा बढ़ गया, चूँकि वो बढ़ गया है, ओपनली अगर हमीद गुल कह रहे हैं कि मैं 16 सीटें दिलवा रहा हूँ, और ये चीज़ें उनके परसेप्शन पे, उनकी इज्जत पे हर्फ आता है। तो कहने का मकसद ये, शाहिद साहब ने कहा, इंटेलेक्चुअली ये हमारे पॉलिटिशियंस की गलती है
कि वो उनके दर पे जाते हैं, उन्हें हाज़िरी दे के कहते हैं जो चाहा वो हम मानेंगे। यहाँ आपको सही बात है, इंटेलेक्चुअली आप एक स्टैंड ले लें और उस स्टैंड पे कायम रहें और आइन पे चलें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इदारा नहीं पूरी तरह मान रहा या इम्प्लीमेंट कर रहा है। 90 दिन में इलेक्शन होना थे, नहीं हुए। 100 कबाहतें, 100 एक्सक्यूज़ दिए गए, आपकी जुडिशरी ने भी दिए, आपकी सर्विंग एग्जेक्टिव ने भी दिए। कहाँ लिखा है कि 3 महीने के लिए केयर टेकर आएंगे और साल भर बैठ के हर अयाशी करेंगे? मैं ज़रा इसमें मैं ऐड कर दूँ, ज़रा सा छोटा सा मैं ऐड कर दूँ इसके अंदर। इसके जो बात हुई है कि ये फ़ौज जो है ये प्रोफेशनल फ़ौज है और प्रोफेशनली दे आर द बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। हमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ उठा के देखा है? हम जो लेते हैं मिलिट्री एकेडमी के अंदर, वो ओथ में क्या आखिरी जुमला जो है उस ओथ का वो ये है, आई शैल नॉट इंटरफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन पॉलिटिकल मैटर्स। ये डायरेक्टली ओथ है कसम के ऊपर। अगर सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करा दें एवरीथिंग विल बी ऑलराइट जी। इससे पहले सर मेरा मुजाहिद साहब आपसे क्वेश्चन है। एक मिनट मुझे मैं बता दूं कि जब जनरल मूसा साहब गवर्नर हुए तो जब उन्होंने जलसों वालों से खिताब किया तो मैं जाके अयूब खान से पूछा कि आप लोग हमें तमाम ट्रेनिंग देते हैं, हमें तब करना था, ऐसा करें ये जो हमारा जो मजमून है इसमें सियासत को क्यों नहीं रखते ताकि हम सियासतदानों से भी निपट जाएँ। बेचारे मासूम आदमी थे जनरल मूसा, अयूब खान उससे ज़्यादा मासूम थे, क्या जवाब देते? जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नाजिया हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरा पहले मुजाहिद साहब आपसे है कि 2018 और 2024 के इलेक्शंस में आपको मेजर फ़र्क क्या है? क्या ये दोनों इलेक्शंस पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल मनूवरिंग नहीं है या मिलिट्राइज पॉलिटिक्स नहीं है? और दूसरा चीज़ मुझे गवर्नमेंट के लोगों से पूछना है कि इनकी इंटेलेक्चुअलिज्म, पैट्रियटिज्म, एक्टिविज़म सब 60 साल के बाद क्यों जागती है? थैंक यू जी। अब आपने क्योंकि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट का बात की है, मैं तो बरेलवी हूँ, मैं तो इसका डायरेक्ट जवाब दूंगा नहीं। तो दूसरा सवाल क्या था आपने पूछा था प्लीज़? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2018 इलेक्शंस एंड 2024? क्या ये पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की मैनूवरिंग नहीं है मिलिट्राइज पॉलिटिक्स में? कहते हैं 2018 का इलेक्शन हो या 2024 का, इनका ख्याल है, सॉरी टू से, वैसे मैं आमतौर पे हो सकता है ये कहता अगर बाकायदा किसी को पंजाबी या सिंधी या बलूची कहकर नहीं करना, लेकिन इनका ख्याल है कि पंजाब की जो इस्टेब्लिशमेंट है दोनों ने मैनूवरिंग की 2018 में भी 2024 में। मोर ओवर ये कि कराची में 11 नशस्तें शायद 2018 में PTI की नहीं थी, दिलवाई गई, बलूचिस्तान में दिलवाई गई, इसी तरह की जिस तरह अब 17 नशस्तें उन्हें दिलवाई गई हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक कि ये जो परसेप्शन है कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करता है, देखिए पंजाब मेजर प्रोविंस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। जिस तरह आप इंग्लैंड में देखें, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, वेल्स है, ये डिफरेंट जगह हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस इंग्लैंड का होता है। ये तो जो बड़ा प्रोविंस होता है उसका यकीनन मेजॉरिटी की वजह से। टॉकिंग अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट, पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, पंजाब का आवाम नहीं है, सूबा नहीं। पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट तो पंजाब से ही बना है, तो वो अपनी जगह उसका असर रसूख रहेगा। लेकिन ये कहना कि पंजाब दूसरों के ख़िलाफ़ काम करता है, ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। वो मे भी शुरू में होता था, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो चीज़ कहना। जैसे साहब, अनवर मसूद साहब, देखिए मैं तो बहुत बेसिकली जो सवाल है इसके अंदर ज़्यादातर प्रोविंशलिज़म के ऊपर ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रोविंशलिज़म या एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस को कोई इफ़ेक्ट कर रहा हो। आप अगर 2018 की बात करते हैं तो 2018 के अंदर जो भी यहाँ पे इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसके अंदर हम भी कहते हैं थोड़ा बहुत रिगिंग हुई है और सब ये कह रहे हैं, मगर सिंध के आप अगर उठा के देखिए तो सिंध में एक पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी है और फिर हम ये कहेंगे कि सिंधियों का इसमें रोल था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये पंजाबी, सिंधी, पख्तून, आई थिंक वी शुड टेक दिस आउट ऑफ आवर माइंड। वी आर ऑल पाकिस्तानीज गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और उसी तरीके से हमें रहना चाहिए और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इस किस्म की बात होनी चाहिए। जैसे साहब यही तो नहीं हो रहा। नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली है। आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं पॉलिटिशियन से
यहाँ बैठे हुए अफराद भी इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं। हुज इस्टेब्लिशमेंट, खुल के नाम क्यों नहीं लेते हैं? एक चीज़। दूसरे आप ले दीजिए। बिल्कुल मैं ले लेता हूँ। नहीं, सॉरी, आप रिप्रेजेंटेटिव, आप हम लोगों को ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि आप ये बात कहेंगे। सेकेंड थिंग इज़ कि देखिए ये बदमस्त हाथी जो है इस्टेब्लिशमेंट का, इसको कैसे सेटल किया जाएगा? आप लोग बहुत आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि ओथ के ऊपर मान लें। ओथ पे मानना होता तो यहाँ तक पहुँचते, या अगर हम कहते रहें ज़बानी उससे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। प्रैक्टिकली कैसे ये हैंडल होगी सिचुएशन? मैं बुढ़ा हो रहा हूँ इस मुल्क के अंदर रहते हुए, आप लोग माशाल्लाह मुझसे भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन, प्रैग्मेटिक सोल्यूशन होगा क्या? आइडियलिस्टिक बातें तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं जी, ओथ को फॉलो कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर लें। लोगों ने वोट डाला, उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने वही किया जो उन्हें करना था। जी, सवाल में जवाब दे चलें। आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह देता हूँ। यही चाह रहे थे आपके नाम? नहीं, मैंने तो कहा एजेंसीज जो कैलकुलेशन, जो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी इंफॉर्मेशन गलत थी। आई टुक द नेम। अब आप कह रहे हैं कि मैं वो 18 एजेंसीज के नाम लूँ, तो मुझे तो 2 के आते हैं, उससे ज़्यादा मेरी इंफॉर्मेशन है। 2 में भी 1 का नाम सिर्फ काफ़ी है। जी, और इतने सारे हाथ खड़े हुए हैं और 3 मिनट है, क्या किया जाए? सवाल जवाब, हाँ, माइक दीजिए, जल्दी से जल्दी सवाल ले लेते हैं, जवाब इकट्ठे देते। सर, अतर अबड़ो हेयर, बेसिकली फ्रॉम शिकारपुर सिंध। मैं यहाँ पे वकालत करता हूँ कराची में। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मैंने जब से शऊर हासिल किया है या देखा है शऊर को, तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो फ़ौज है या इस्टेब्लिशमेंट या जिसको भी कह रहे हैं हम, ये जाहिर सी बात है इतने शऊर याफ्ता हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने पढ़े लिखे हैं जो हमें कुछ समझते ही नहीं है या सियासतदानों को। तो इनको ये नहीं करना चाहिए कि अपने अंदर इदारों में पॉलिटिकल साइंस की यूनिवर्सिटीज़ खोल दें, ताकि हम भी पढ़ लें, कुछ उनसे सीख लें, ताकि उनकी जान छूट जाए। इस पे थोड़ा कमेंट करें प्लीज़। इनको दे दें सवाल, ऑब्जर्वेशन इधर दे दें। आप अगर बुरा ना माने तो मैं सवाल कर लूँ मुजाहिद साहब? मैं जी। अच्छा, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अभी कब से देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पे शाहीन साहब आपसे सवाल है, क्योंकि आप यहाँ पे मीडिया की रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर। तो हम अभी इमरान खान की बात कर रहे हैं, और जैसे कि वहाँ पे लेबल हो चुका है बेसिकली पॉपुलिस्ट नैरेटिव और कल्ट है। तो मीडिया को अगर हम इस वक्त गौर से देखें और न्यूट्रल अगर उस पर देखें लाइन पे, तो मीडिया इस वक्त ऐसी पोजीशन क्यों इख्तियार कर रहा है कि आवाम को बनिस्बत ये बताने के जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है, ही वॉज द बेनिफिशियरी जब उस टाइम हो रहा था। अभी आपने कहा उसके बाद कौन कौन से केस नहीं बना दिए, तो 21 केस तो उन्होंने भी दूसरों के ऊपर बनाए, 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ। तो ओपिनियन नहीं दे रहा। सवाल ये है कि मीडिया क्यों ये नहीं कह रहा हाँ ये गलत है, पर ये भी हुआ, क्योंकि हमारी यादाश्त कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं कि क्या क्या इमरान खान के दौर में हुआ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आप आखिरी एक इनको दे दें प्लीज़। ये बहुत देर से कह रहे हैं, फिर अगला सवाल प्लीज़ इकट्ठे दे देंगे ना, वरना ये कहेंगे जी सवाल करने नहीं दिया। अच्छा बरेलवी साहब, मैं खुद PS 108 से इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ। जो बात हुई है कोई कमिश्नर साहब की, तो कमिश्नर साहब का रोल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो DC साहब हैं अल्ताफ़ सोडल साहब, उन्होंने जो इस इलेक्शन को रन नहीं किया है। यहाँ पर जो है एक हेस्को से साहब आए हुए थे, उनका नाम था दीन मोहम्मद साहब, उन्होंने इस सारी इलेक्शन की प्रैक्टिस को किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज मुझे याद आ रहा है PTI के वो 2013 में जो उन्होंने पैंतीस पंचर की बात की थी ना। अच्छा, अभी बात हुई है कि बिल्कुल फॉर्म 45 मिले हैं लोगों को, फॉर्म 45 मिले हैं इस दफ़ा, वरना 18 में तो फॉर्म 45 ही नहीं मिले थे, RTS ही बैठ गया था। अच्छा, फिर मैं खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, मुझे अंदाज़ा है एक सिंगल कंप्लेन मौजूद नहीं है PTI की या किसी भी जमात की जो धांधी की बातें कर रहा है। उन्होंने किसी RO के पास कंप्लेन नहीं की है कि हमारे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया, हमें रिजल्ट नहीं दिया गया, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। और फिर मुझे ये बताएं, अगर KPK में 57 जो है मुकदमा दर्ज हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने। KPK में इलेक्शन ये प्लीज एक खातून को जरा प्लीज, वक्त कम है, आप थैंक यू खातून लास्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर समरीन हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ। आ रहे हैं अभी आ रहे हैं।
अस्सलामुअलैकुम जी, मैं डॉक्टर समरीन हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हूँ। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि वाकई ये जो कल्ट है या ये सब कुछ है, हम क्या बेनज़ीर भुट्टो का आना भूल गए कि जिस वक्त उनके ऊपर इतनी कदगन थी और जिस वक्त वो आई थी उनका किस तरह से इस्तकबाल हुआ था। हम क्या वो इलेक्शन भूल गए जो 2018 में हुए थे? हम क्या अल्ताफ़ हुसैन को की तस्वीरें तक टीवी पे लाना भूल गए? हम वो सारी चीज़ें भूल गए। देखिए, ये तारीख का हिस्सा है। अभी आपने बहुत आसानी से कह दिया कि 15 सीटें हैं और इस तरह से सारा कुछ, लेकिन आपको क्या याद नहीं, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इस पूरी पॉलिटिक्स में रहे हैं, कराची और सिंध की और पाकिस्तान की, कि किस तरह से उन्हें कदगन किया गया, किस तरह यहाँ के अगर ऑक्सफोर्ड मुझे इजाज़त देता तो मैं सिर्फ सवाल और सवाल ही सुनता रहता, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि ये गुफ्तगू जो सड़कों पे होती थी आज इस बंद हॉल में हुई है। किसी पे कोई कदर नहीं लगाया, सवाल पे पाबंदी नहीं लगाई। और मैं सॉरी टू से मुझे बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? प्लीज, आई जस्ट वांट टू आस्क द क्वेश्चन, बाजवा को एक्सटेंशन किसने दी थी? चलिए मैं आपके ताली बजा देता हूं सवाल। मैं आप सबसे ज़्यादा जैसे मंदर मंसूर साहब, शाइख उस्मानी साहब और ये बड़े प्रोग्राम मैंने स्क्रीनों पे किए, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोग्राम आज का था कि इलेक्शन को किस किस जाविये से देखा जाए। सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना लाइवली रहा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।